मैं कभी स्टाफ एम्प्लॉयज़ में इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। ईच एंड एवरी वन पर्सन हु इज़ वर्किंग विद आर कंपनी इज़ आर फैमिली। टुडे आज भी सेल्फ डाउट तो होता ही है। देखो, सेल्फ डाउट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि हर एक यूथ के ज़ुबान पर स्टार्टअप्स का नाम रहता है, लेकिन एक्चुअली उन्हें पता नहीं आता कि स्टार्टअप्स कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितने डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर अभिषेक नायर सर है। हेलो सर। हेलो भाई। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि अभिषेक सर है हमारे, तो वो कॉलेज स्टूडेंट है और उनका भी एक स्टार्टअप कंपनी चल रहा है जिसका नाम लिव इनोवेट है। तो आइए हम लिव इनोवेट के बारे में और जानते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि एक्चुअली में लिव इनोवेट है क्या? ओके, सो लेट मी स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली इंक्यूबेशन सर्विसेज इज। ठीक है, कि मतलब आप इंक्यूबेशन सर्विसेज काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा कुछ नया हो सकता है। तो इंक्यूबेशन सर्विसेज का ये सेंस होता है कि व्हेन यू आर इनटू एन एमर्जिंग स्टेज या एक स्ट्रगलिंग स्टेज या इनिशियल स्टेज किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मैं अभी पर्टिकुलरली स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्टार्टअप इंडस्ट्री, वो स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर आप इनिशियल स्टेज में आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एन एग्जांपल, आपको इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लीगलिटीज़ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल थोड़ा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बूम पर है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पूरा पैनल है, ये कंप्लीट करते करते स्टार्टअप का जो एक अमाउंट होता है वो बर्न हो जाता है। बड़े स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके पास में तो अपना एक अमाउंट होता है, वो अपने बर्न को लेते हैं, ब्लीड करते हैं, ब्लीड करके उसमें से इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं और फिर अपना एक ग्रॉस मार्जिन पुट आउट लेके या प्रॉफिट उसमें से रेस करके एग्जिट ले लेते हैं। बट एक नॉर्मल जो इनिशियल स्टेज स्टार्टअप होती है, जो एक स्टूडेंट शुरू करता है या एक आप कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, जिनके बैकग्राउंड में कोई बिजनेस में नहीं है, उन उनके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास में उतना एडवाइजर्स नहीं है, नया है बिजनेस के लिए पट बंदा, वो प्रोसेस नहीं पता, लीगलिटीज़ में भी काफ़ी दिक्कतें होती है क्योंकि वो आने वाले टाइम पे दिखती है लीगलिटीज़ के इशूज़ भी। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म या फिर इंक्यूबेशन सर्विसेज। द होल सर्विसेज इज इंक्लूडेड इनटू पर्टिकुलर पैकेज विच इज़ नोन एज इंक्यूबेशन सर्विसेज। सो वी प्रोवाइड लिव इनोवेट। लिव इनोवेट जो नाम से बताता है कि वी लिव फॉर इनोवेट, राइट, वी आर लिविंग फॉर इनोवेशंस। सो इनोवेशंस हमारे पर्सनली नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप स्टार्टअप करिए एंड यूर इनोवेशन इज आर इनोवेशन, राइट। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द ऑल रिक्वायर्ड सर्विसेज, ऑल इवन माइन्यूट डिटेल्ड सर्विसेज दैट अ स्टार्टअप रिक्वायर्स एट इनिशियल स्टेज। यस सर, जैसे कि कोई भी अगर स्टूडेंट है और न्यू जनरेशन स्टूडेंट है, वो स्टार्टअप करना चाहता है, उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स, वो सब, जैसे एडवाइजर्स हो गए, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन हो गए, तो ये सब आप उनको प्रोवाइड करेंगे। तो सर, इसका एक्चुअली में आपको रीच करने का इसका प्रोसेस क्या होगा बच्चे को? ओके, सो बेसिकली लिव इनोवेट की जो वेबसाइट है, लिव इनोवेट की एप्लीकेशन है, ये सब अभी काफ़ी लाइव हो चुकी है। livinnovate.com, livinnovate.com। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो दे आर यू आर गोइंग टू सी सम ऑफ द थ्री ऑप्शंस, पर्टिकुलरली अप्लाई फॉर इंडिविजुअल्स, अप्लाई फॉर स्कूल्स एंड अप्लाई फॉर कॉलेजेस। अगर आप एक स्कूल की तरफ से अप्लाई करना चाहते हो या आप एक कॉलेज की तरफ से अप्लाई करना चाहते हो तो आप कॉलेजेस या स्कूल्स के ऑप्शन पर जा सकते हो। एंड इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल अपना स्टार्टअप रन करना चाहता है तो देन यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल में यू आर गोइंग टू हैव थ्री प्लान्स। फर्स्ट वन इज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लान्स। सम इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक इफ यू आर नॉट बर्निंग समथिंग फ्रॉम देम, something from particular pocket, or if you are not burning from your pocket, then you are not going to be that much serious about your startup. That is what my mindset is, ठीक है, that is what the thinking is. So उसी regarding मैंने इस चीज़ को सोचा था कि some equity distribution should be there, and along with this we are going to provide all the services. The website is totally live. आपको हमें सिर्फ कोट करना है regarding the idea. अप्लाई फॉर इंक्यूबेशन का पेज भी लाइव है, वहाँ पर आप अपना आइडिया सबमिट करिए। एनडीए ऑलरेडी उसमें होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ योर बिजनेस मॉडल, योर रेवेन्यू मॉडल, योर एनी ऑफ द आइडिया फ्रॉम योर माइंडसेट। तो आपने कुछ चीज़ सोच रखा है, तो आइडिया आपका है, बिजनेस मॉडल आपका है, रेवेन्यू मॉडल आपका है, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। इवन इफ हम आपको इंक्यूबेट नहीं करेंगे तब भी हम आपका कोई आइडिया हमारे इसमें यूज़ नहीं करने वाले। दैट इज़ व्हाट एनडीए इज़, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वहाँ पर साइन होता है, तभी आप हमें अपना आइडिया दीजिए और इस आइडिया के बाद में ये प्रोसीजर शुरू होता है। जैसे इसमें पूरा आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है ना सर, एनडीए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होता है, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, गवर्नमेंट में साइन होता है, आपका डायरेक्टरशिप्स होता है, एमएसएमई सर्टिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन, सभी चीज़ें प्रॉपर लीगलिटीज़ के साथ चलती है। ओके सर, इसमें जैसे कि कोई भी इनिशियल स्टार्टअप होता है उसको सर आप इंक्यूबेट करते हैं, आपने प्लान के हिसाब से उसको फिर से प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर एडवाइजर्स होते हैं, सब डॉक्यूमेंटेशन ये सब प्रोवाइड करते हैं आप, यही सब मतलब कि लिव इनोवेट का सर मेन थीम यही है सर। ओके सर, तो
सर ये एक्चुअली में आप सोचे कैसे कि हाँ मुझे लिव इनोवेट का फाउंडेशन करना है, कि हाँ मुझे ऐसा साइट बनाना है कि जो बच्चों का हेल्प कर सके, स्टूडेंट्स का हेल्प कर सके? Right. So basically, I'm also first generation entrepreneur. No one from my background is having business or something like that. ठीक है, मैं काफ़ी नया था entrepreneurship में. Even I was not able to know कि actual में entrepreneurship क्या होता है. मुझे ये भी नहीं पता था. बिजनेस कैसे करते मुझे नहीं पता था. प्रोडक्ट कैसे बनाते मुझे नहीं पता था. अच्छा, पैसा रेवेन्यू मॉडल कैसे होता है मुझे नहीं पता था. शुरुआत में आदमी क्या करता है, यूट्यूब देखता है, कुछ अपना शुरू करता है, उसमें से कुछ पैसा बन गया तो ठीक है, उसको आगे लेके चलता है, नहीं तो वहीं रोक देगा, अपने जॉब पर्पस पे ध्यान देगा. लकीली मैंने जो चीज़ें सीखी और काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैंने नए मार्केट से सीखा, जो इंडस्ट्री से हमने सीखा, क्योंकि इंडस्ट्री आपको सिखा देती है. वंस यू एंटर इनटू द मार्केट, मार्केट आपको सिखा देगी. सो मार्केट ने जैसा सिखाया, मार्केट ने जिस दिशा में हमको भेजते गए, हम वहाँ से सीखते गए और सीखते सीखते हमने इस चीज़ को कर दिया कि अब 3 साल बाद में मुझे ये आइडिया, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इनटू सम ऑफ द इंक्यूबेशन सर्विसेज और काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा था. ऐसा होता है ना कि जब आपका मकान बनता है तो आपको लगता है कि सबका मकान बन रहा है. ठीक है, तो जब मेरा स्टार्टअप बन रहा था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सभी स्टार्टअप बना रहे. अब यहाँ पर मेरे साथ में एक माइंडसेट था कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि सब सोने की खुदाई कर रहे. ईच एंड एवरी वन इज़ अबाउट टू डिग सम ऑफ दी गोल्ड और गोल्ड माइंस की तैयारी कर रहे. मुझे सोना नहीं खोदना है, सब सोना की खुदाई कर रहे. मैं सोना खोदने के लिए जो मशीनरी लगेगा मैं वो बेचूंगा. समझे? सब स्टार्टअप के पीछे भाग रहे, मैं स्टार्टअप नहीं बनाऊंगा, इन स्टार्टअप को जो चाहिए मैं वो बेचूंगा और उसमें से पैसा कमाऊंगा. तो ये मेरे साथ में एक माइंडसेट था. और इनिशियल स्टेज में ये था कि जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी फेस किया उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, फ्रैंकली, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा. ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी. हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. व्हेन आई वाज इनटू द एस्टेब्लिशमेंट मोड, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था. तो उस मोमेंटम में हमको ये फील होने लगा कि इंक्यूबेशन सर्विसेज हम शुरू कर सकते हैं और ये सर्विसेज हम दे सकते हैं. तो इन सर्विसेज से किसी भी इनिशियल स्टेज स्टार्टअप को एटलीस्ट सीखने का मौका तो मिले. बाद की बात है, चलो उन्हें स्टार्टअप करना है या उसमें से एग्जिट लेके नया कोई आइडिया इंट्रोड्यूस करना है, सीखे तो सही पर्सन पहले, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. एग्जैक्टली, है ना. ईच एंड एवरी पर्सन इज़ लर्नर. अगर वो 60 की उम्र का है, 35 की उम्र का है, 20 का है, नो मैटर, एवरीवन इज़ लर्निंग. लर्निंग नेवर एंड्स, राइट. तो वो लर्निंग आप कहाँ से शुरू करते हो, दैट इज़ द चैलेंज. तो वो लर्निंग शुरू करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड इंक्यूबेशन सर्विसेज. तो जैसे आप स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभी कंपनी में कितने स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए हैं? राइट, वी आर हैविंग अराउंड 10 to 12 स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड एट आवर प्लेटफॉर्म, क्योंकि 200+ आइडिया सबमिशंस होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. बट द थिंग इज़ दैट कि सभी स्टार्टअप्स पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि आपको वर्कफोर्स रखना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ता है. आपको ऐसा नहीं है कि वो लोग पे नहीं करना चाहते, वो दे आर रेडी टू पे अस, बट द थिंग इज़ दैट वी हैव टू चेक देयर पोटेंशियल फर्स्ट. आइडिया में दम नहीं है तो देर इज़ नो सेंस टू इन्वेस्ट आवर टाइम ओवर दैट. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट वॉज आवर मेजर फैक्टर. तो 200 आइडिया में से हर मंथ में हम 4 आइडिया इंक्यूबेट करते हैं मंथली बेसिस पे. तो हम उतने आइडिया सबमिशंस ले रहे हैं, इन्वेस्टर्स पूल्स के साथ में उनको कनेक्शंस देते हैं, मेंटर्स देते हैं, एडवाइजर्स देते हैं. अभी तो काफ़ी बड़े एडवाइजर्स, राजे कपूर सर इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस के जो फाउंडर है ना, सुनील सर जो है, वो सुमित सर जो है हॉक्साई कोड के जो फाउंडर है. यस सर. तो there are so many people who are into this particular revolution, I should say like revolution, जो कि एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. अब कर रहे हैं उस चीज़ पे काम कि हम और एडवाइजर्स को इस चीज़ पर इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि दिस इज़ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, राइट. ये स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है. इस इकोसिस्टम के अंदर जितने एडवाइजर्स एंटर होंगे, इकोसिस्टम उतना बढ़ता जाएगा. स्टार्टअप इज नेवर गोइंग टू एंड, राइट. तो वो चीज़ हम अभी तो इंडिया में बिगनिंग फेज है स्टार्टअप्स के, जैसे देखने को मिलता है. आई डोंट थिंक सो कि बिगिनिंग फेज है. मैं समझना चाहता हूँ कि बहती गंगा है, हाथ धो लो. और काफ़ी बार ऐसा भी कहूँगा कि गंगा काफ़ी तेज़ बह रही है, बह जाओगे. तो द वर्स्ट एंड द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इज़ राइट नाउ. राइट. अगर आप एंटर हो रहे हो, आप हेल्दी कंपटीशन को फेस करना सीख सकते हो, वेरी बेटर. अदरवाइज आप ये तो सीख जाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस. तो सर जैसे कि आपने लिव इनोवेट का फाउंडर है, जैसे कि आपने लिव इनोवेट बनाया, तो सर आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पहले इनिशियल पे एक स्टार्टअप आइडिया लेके जाते हैं जैसे, तो फिर से वो देखते हैं कि मेरा आइडिया काम नहीं कर रहा है, मार्केट में नहीं चला, तो वो दूसरे आइडिया पे स्विच करते हैं. तो ये आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर आपका ये फर्स्ट आइडिया ही था लिव इनोवेट? इवन टुडे आज भी सेल्फ डाउट तो होता ही है. देखो, सेल्फ डाउट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर दिन रात जब बैठता है, जब उनके पास में पैसा नहीं बन रहा होता है, क्योंकि देखो पैसा बनने से पहले काफ़ी चीज़ें होती है. अल्टीमेटली बिजनेस है, बिजनेस में पैसा बनना है, रेवेन्यू मॉडल आपका वर्कआउट नहीं होगा तो देयर इज नो सेंस ओवर दैट, यू आर नॉट रनिंग एनजीओ और समथिंग लाइक दैट, राइट.
तो उस चीज़ से पहले आपको आपकी लीगलिटीज़ मेंटेनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेंटेनेंस, आपकी टीम बनानी पड़ेगी, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपके एडवाइजर्स होने चाहिए, आपका इन्वेस्टर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, आपका कैप टेबल होना चाहिए, मॉनिटरी फंड्स होना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सी माई पॉइंट। तो आप इस किसी भी स्टेज में जाके आपको ये लगेगा कि यार ये चीज़ हैपन नहीं होने वाली, आई शुड एग्जिट फ्रॉम दिस। यहाँ पर आपको रीथिंक करने की रिक्वायरमेंट है कि शुरू कहाँ से किया था और शुरू क्यों किया था, राइट? तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखो ये हर एंटरप्रेन्योर का, अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फेल होने वाले हो तब भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, राइट टाइम पे एग्जिट लेना भी एक स्किल है, ठीक है। और राइट टाइम पे पाइवेट लेना, पाइवेट का मतलब होता है कि ब्रांडिंग, नाम सब कुछ सेम रहेगा, बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल चेंज कर दोगे। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लिविनोवेट जब शुरू हुआ था तब ई कॉमर्स वेबसाइट थी। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट के बाद ई कॉमर्स में हमने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स डाले थे, आपके नोड एमसीयू से लेके आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, एलसीडी, एलईडी, जितने आपके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं किसी सिस्टम को, एम्बेड सिस्टम को बनाने के लिए, हमने वो लिस्ट करे थे। हमने robo.in के साथ में भी काफ़ी बात कर रहे थे, उनके साथ में भी हमने वेंडरशिप साइन करा था कि उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेल आउट कर सकते हैं। सो द थिंग वाज दैट कि लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सी ई कॉमर्स इज़ वेरी वास्ट। अमेजॉन ऑलरेडी काफ़ी बड़े ह्यूज जाइंट्स पे खड़ा है, फ्लिपकार्ट ह्यूज जाइंट्स पे है, हार्डवेयर बेसिस पे आप बात करोगे तो robo.in ऑलरेडी ह्यूज वास्ट है। तो वाइट लेबलिंग करना या रीब्रांडिंग करना इज नो सेंस ओवर दैट, गेटिंग माय पॉइंट। सो द थिंग वाज दैट कि उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हमको पैसा नहीं बन रहा था, ब्रांडिंग हो रही थी, आपके कंपटीटर्स है, कंपटीटर्स ऑलरेडी थे और इतने बड़े कंपटीटर थे जिनके साथ में हम कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी एक ब्रांड बना चुके थे पहले। हाँ, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कंपटीशन को फेस करने के लिए आपके पास में एक यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। वी आर नॉट हैविंग एनी यूएसपी ओवर दैट। सी, तो हमारे पास में ऐसा कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट एक ऐसा चीज होता है जिससे कि आप यूनिक हो आपकी मार्केट में। यस सर, मतलब आपने उससे कुछ हट के आपने किया, वो आपने क्या यूनिक किया, क्या आपने ऐसा हट के किया कि मार्केट को भाग गया, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो उसके पास हमारे पास नहीं था। हमारे पास नहीं था। अच्छा, काफ़ी चीज़ों से भाग सकती है। वो ये भी हो सकता है कि आपने प्राइस पॉइंट बिल्कुल कम कर दिया, वन ऑफ द यूएसपी की कॉस्टिंग ही आपने कम कर दी। यस सर, मार्केट आपके पास में आया, आपने उनको सर्विस देना शुरू किया, वेरी वेल। तो ऐसा कोई यूएसपी हमारे पास में नहीं था। इवन वी वर चार्जिंग हाई, क्योंकि हमें बाहर से जो माल आता था हम उसको यहाँ बेचते थे, कमीशन ऐड होने के बाद में, डिलीवरी चार्जेस ऐड होने के बाद में कुछ नहीं बचता था। देखो इनिशियल स्टेज था सर वहाँ पे। इनिशियल स्टेज में वो होता है, वेबसाइट वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। खाली हालांकि उसमें हमने काफ़ी बड़ा विजन सोच रखा था कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट नहीं करेंगे, हम कुछ हार्डवेयर बेस को लिस्ट आउट करेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़े प्लान्स थे उन चीज़ों के रिगार्डिंग, बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि नॉट गोइंग टू वर्क। हमने एग्जिट नहीं लिया, कंपनी को बंद नहीं किया, हमने पाइवेट कर दिया। हमने कहा देखो हम क्या फेस कर रहे हैं, इनिशियली हम ग्रो करने में फेस कर रहे थे ना, हम इंक्यूबेशन सर्विसेज शुरू करते, क्योंकि हमने इससे पहले 3 बिजनेस चला रखे। उन 3 बिजनेस के रिगार्डिंग मुझे आइडिया है कि कैसे बिजनेस रन होता है, क्या रेवेन्यू मॉडल होता है, तो मैंने पाइवेट किया। इंक्यूबेशन सर्विसेज मैंने डायरेक्टर्स को पिच किया, अपनी टीम पे मैंने टीम को पिच किया, एवरीवन लाइक इट साउंड्स गुड। तो देन लेटर ऑन वी डिसाइडेड टू लेट्स इंट्रोड्यूस इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म। अब हमारे पास में अपनी यूएसपी है कि वी आर हैविंग आवर ओन प्लेटफॉर्म, वी आर हैविंग आवर ओन प्रोडक्ट, समथिंग लाइक स्टार्टअप इंडिया के पास में एक मार्ग नाम का एक प्रोडक्ट है। सिमिलर टू दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर ओन प्रोडक्ट कि यू डोंट नो सिंगल टर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपको लीगलिटीज़ के बारे में नहीं पता, आपको एमएसएमई करने के बारे में नहीं पता, यू जस्ट एंटर इनटू आवर प्रोडक्ट, यू जस्ट गेट सम ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम अस। कि एक पैकेज ले लो, पैकेज के बाद में अपना प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट के अंदर आपके पास में एमएसएमई की सारी डिटेल्स है, यू जस्ट हिट आउट इनटू द एमएसएमई, फॉलो द पॉइंट्स, गेट योर एमएसएमई, सबमिट योर एमएसएमई, वैलिडेशन हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स के साथ में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रखा है हमने अभी। तो वी आर हैविंग एट दैट यूएसपी एट आवर लिविनोवेट। मेन यूएसपी आपका यही था। Right now we are having this, and again we are having best of the best advisors, best of the best mentors, investor pools, our experience. So now we are having a lot of USPs over that. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले 3 बिजनेस रन कर चुके थे, उससे आपने सीख के जितनी भी आपने गलतियां लास्ट बिजनेस में कर रखा था वो सब आपने सुधार करके लिविनोवेट में लगाया। तो सर वो 3 बिजनेसेस क्या थे आपके, उसके बारे में? So previously we were into IT services. हम IT सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, काफ़ी कंपनीज को IT सर्विसेज प्रोवाइड करा था। फिर उसके बाद में हमने कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन। देन वी इंट्रोड्यूस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, समथिंग लाइक यूडेमी और कोर्सेरा। सो वी वर ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद सम ऑफ द कंपनीज लाइक हॉक्स कोड, इजी शिक्षा, सिंपली वी लर्निंग, सम कंपनीज वर देयर। तो ये कंपनी हमें कोर्सेज देती थी, हम उसे रीसेल करते थे। बेसिक पॉइंट, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता था, पैसा बनता था।
लेकिन द थिंग वाज दैट कि हम उससे काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते थे, तो वहाँ से भी हमें एग्जिट लेना पड़ा कि आप या तो कम कर रहे हो या आप उससे बड़ा कर सकते हो, दोनों केस में आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। उससे कम करेंगे तो लाइक सर रेवेन्यू भी कम होगा। हाँ सर, इसमें अगर ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो इस पर स्विच करना ज़्यादा सही रहेगा ना सर। ये भी सही था सर। और सर आप अभी जैसे कॉलेज स्टूडेंट है सर, 4th ईयर में है सर अभी, तो आप इतना कुछ कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किए? सी मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे इंटर्न्स को कहता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स को कहता हूँ, है ना, मैं कभी स्टाफ एम्प्लॉयज़ में इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। ईच एंड एवरी वन पर्सन हु इज़ वर्किंग विथ आर कंपनी इज़ आर फैमिली, इज़ आर मेंबर, ओके। इवन इफ़ वो पर्सन कंपनी को छोड़ के जाने के बाद में भी काफ़ी लोगों के काफ़ी बार कॉल आते हैं कि सर कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है। तो द थिंग इज़ दैट वी आर बिल्डिंग दैट बॉन्ड, वी आर नॉट बिल्डिंग दैट कंपनी, राइट। तो मैं उन्हें सबको ये बात बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। टाइम को अगर मैनेज करना आप सीख गए तो काफ़ी कुछ तो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। काफ़ी अब आप देखोगे, आप नॉर्मल पर्सन इंस्टाग्राम 1.5 घंटे लगा देता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाता, मैं भी लगाता हूँ लेकिन द थिंग इज़ दैट मैं किस चीज़ पे लगा रहा हूँ या मैं क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ वो भी मैटर करता है, क्योंकि कंटेंट इज़ लाइक फ्लोइंग आउट, बहुत सारे कंटेंट, राइट। आप कोई भी कंटेंट देख सकते हो, आप पॉडकास्ट समझ सकते हो, आप इंटरव्यूज़ देख सकते हो, आप रेसिपीज़ देख सकते हो, आप कुकिंग देख सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट कि आप उसमें किस में जाना चाहते हो। तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि आप कहाँ इंटरेस्टेड हो, आपको वही चीज़ देखनी है, आपको वही चीज़ करनी है। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूल ख़त्म नहीं होता है, देखो कॉलेज के बाद में फ्यूल ख़त्म हो जाता है, बट एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट काफ़ी बार लेना होता है। काफ़ी बार होता है कि आप हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल्स के साथ में, लॉन्च टाइम होता है, स्प्रिंट चल रही होती है एक साथ, ऐसे स्प्रिंट इन द सेंस आप स्टार्टअप में स्प्रिंट्स, मतलब 12 घंटे तक आप पूरी टीम एक साथ बैठी हुई है, एक साथ बैठी है, ठीक है, 24 घंटे तक एक साथ बैठी हुई है, जब तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट खत्म नहीं होगा तब तक आप पूरी टीम एक साथ बैठी हुई है, ठीक है। तो वो स्प्रिंट्स होती है, मैराथन्स होती है, स्टार्टअप के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 3 बिजनेस प्लान बनाए हुए, उस पर आपने काम किया है, तब जाके लिव इनोवेट बना। तो सर जो वर्स्ट पार्ट था पूरी जर्नी का वो क्या हो सकता है? ऐसे जैसे कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था यार मेरी जर्नी में, ये इतना कैसे हुआ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो कुछ टाइम आया होगा सर आपके? ऑब्वियस होता है, देखो बिजनेस है, ठीक है। देखो ऐसा है, ये चीज़ तो पर्सपेक्टिव पे होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव आपका अगर सही है तो वर्स्ट तो कुछ भी नहीं था। जब हम शुरू कर रहे थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, वहाँ से शुरू करने के बाद में मैं चाहे जहाँ पर भी खड़ा हूँ मैं उसके पॉजिटिव पे खड़ा हूँ, तो वर्स्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी अगर पूछते हो तो मैं उसमें एक जस्ट ऐड कर देता हूँ कि एक मोमेंटम था जब हमारे पास में बैंक्रप्सी थी। अमाउंट में मतलब बैंक अकाउंट में इतने नहीं थे कि इंटर्न्स या किसी भी पर्सन को, मेंबर्स को हम पे आउट कर सके, तो तब काफ़ी हेल्प वगैरह करी थी साथ वालों ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि कंपनी में हम फैमिली बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक पर्सन के साथ में एक बॉन्ड इस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर रही है कि अगर वो कंपनी लीव भी, एग्जिट भी करके जा रहा है तब भी वो हमारे साथ में कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे काफ़ी हेल्प हुई थी, फिर वहाँ से ग्रो किया। तो ये एक बैंक्रप्सी का मोमेंटम था, हर बिजनेस में होता है लॉसेस के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने उसको बंद कर दिया, फेस किया, फेस द फियर कर दिया उस चीज़ को, फिर हमने सही बाद में लास्ट टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ के। लेकिन हाँ, मैं वापस इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट पे डाल देता हूँ, देयर इज़ नो वर्स्ट मोमेंटम इन माई लाइफ ओवर टू माई बिजनेस पर्टिकुलरली, राइट। तो वर्स्ट मोमेंटम तो नहीं था। ऑलवेज मोटिवेटेड सर, ऑलवेज मोटिवेटेड इससे सही तो होगा ही होगा। तो सर जैसे कोई भी बंदा, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर कोई नया आइडिया बनाता है, वो सोचता है कि हाँ मुझे इस पे आइडिया पे काम करना है, तो सर एज स्टेज के बाद उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा आइडिया चमक सकता है? देखो सेल्फ डाउट तो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक चमकेगा नहीं। तुम्हारे लैंग्वेज में तुमने जो बताया मैं उसमें बता देता हूँ। द थिंग इज़ दैट कि व्हेन यू आर इनिशिएटिंग समथिंग यू नेवर नो दैट विल वर्क और नॉट, फ्रैंकली, ठीक है। आप कुछ भी शुरू करो, आप HP के कंपटीशन में एक लैपटॉप लेकर आ जाओ, बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ में, बेटर क्राइटेरियाज के साथ में, बेटर फीचर्स के साथ में, बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट ओएस को हटा के आप कुछ नया डाल दो, एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाओ कि एक गेमिंग लैपटॉप बना दो आप 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, बिकेगा नहीं बिकेगा? बिकना तो चाहिए, लेकिन उसमें भी सेल्फ डाउट होता है, कस्टमर के डाउट हो जाएंगे, कस्टमर को डाउट हो जाता है। चलो अमाउंट बढ़ा दो, चलो गेमिंग लैपटॉप आपने बना दिया 25,000 रुपये में, अब तो डाउट खत्म, फिर भी आपको सेल्फ डाउट होगा। द थिंग इज़ दैट जब तक आपको ये मोमेंटम नहीं मिलेगा ना कि आप ये चीज़ वर्कआउट हो रही है, सेल्स हो रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, पैसा बन रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो बन रहा है, एसेट्स जा रहे हैं, लाइबिलिटीज़ बन रही है, या सॉरी लाइबिलिटीज़ बन रही है, एसेट्स जा रहे हैं, एनीथिंग वाइस वर्सा, कैश फ्लो होना चाहिए पूरे कंपनी में, ठीक है। कैश फ्लो का ये मतलब है कि अगर पैसा आ रहा है तो आपका या तो एसेट्स पे लगेगा या लाइबिलिटीज़ पे लगेगा। एसेट्स आपका इन्वेस्टमेंट बनता है, लाइबिलिटीज़ आपका एक्सपेंसेस बनता है। तो ये आपको सोच के करना होता है कि किस कंपनी में किस चीज़ को एसेट में लेना है, किस चीज़ को लाइबिलिटी में लेना है।
और सेल्फ डाउट तो हमेशा रहेगा, उसको आप कभी ओवरकम नहीं कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। तो सर फाइट करना है उसके साथ, सेल्फ डाउट के साथ? फाइट तो देखो, सेल्फ डाउट हो नहीं हो करना ही है। हाँ मतलब सर डाउट, सेल्फ डाउट क्या जो होता है उसको? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग? इन चीज़ों में ये कॉन्फिडेंस बन जाता है कि अगर आपका स्टार्टअप में आपके पास में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास में है। दूसरा, आपके पास में अगर एक बहुत शानदार टीम है तो दूसरा कॉन्फिडेंस बन गया। आपके पास ना पैसे है, आपके पास ना टीम है, आपके पास में ना कोई मोटिवेशन वाला बंदा है, आपके पास में ना एडवाइजर है, ना मेंटर है, ना लीगलिटीज है, आप जीरो पे खड़े हो ना, तो फिर डर किस चीज़ का है? ट्राई करके देख लो वो वाला। अभी तो कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या मिलता है। करोगे? तो सर जैसे आपने लिव इनोवेट स्टार्ट किया था तो उस समय आपकी टीम थी या फिर? नहीं, उस टाइम पे टीम थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पहले मैंने कुछ बिजनेस रन कर रखे थे, वहाँ पर हमने टीम चेक कर ली थी, फिर मैंने लिव इनोवेट शुरू किया था। अभी कितने टीम है, मेंबर है आपके? टोटल 32 मेंबर है। 32 मेंबर है लिव इनोवेट के अंदर में? लिव इनोवेट और सिस्टर कंपनीज मिला के। ओ 32 एम्प्लॉय है पूरे एकदम कह सकते हैं इसमें। उसमें इंटर्न्स भी बहुत है। तो एम्प्लॉयज़ नहीं, मेंबर्स, राइट, मेंबर्स। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ तो सर जैसे बोला कि आपने बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट रहता है तो एक मोटिवेशन रहता है, तो सर कोई कंपनी फंड राइज कैसे करे? कोई भी ऐसा नया नया स्टार्टअप कंपनी है, उसको फंड राइज करना है तो वो कैसे करे? फंड रेजिंग, देखो फंड रेजिंग एज अ स्किल। फंड रेजिंग के लिए आपके पास में एक सेल्स वाला बंदा होना चाहिए जो सेल कर सकता है, एक ऑपरेशंस का बंदा होना चाहिए जो ऑपरेट कर सकता है, एक टेक्नोलॉजी का बंदा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी संभाल सकता है। सॉफ्टवेयर में हो तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी संभाल सके, हार्डवेयर में तो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी संभाल सके, या प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट संभाल सके। ये तीन जनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम आपको स्टार्टअप बनने लायक चल जाएगा, ये पहिया तो एटलीस्ट चलने लग जाएगा। रिपीट कीजिए सर, कौन कौन क्या क्या बताया आपने? अब मैं बताता हूँ, वापस बताते तो देखो, सेल्स होता है, एक ऑपरेशंस होता है, और एक आपका टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट बेसिकली हार्डवेयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, और वॉट एवर द प्रोडक्ट इज। ठीक है, आप फेस वॉश भी बना रहे हो तो इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोडक्ट तो है। इसमें भी टेक्नोलॉजी लगते हैं? टेक्नोलॉजी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लगता है, कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कितना लगेगा, सो ईच एंड एवरी टर्म इज हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस। सो द थिंग इज दैट कि इफ यू आर हैविंग एन ऑपरेशन पर्सन, इफ यू आर हैविंग अ टेक्नोलॉजी पर्सन, प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर्सन, एंड इफ सेल्स पर्सन, तो सेल्स वाला बंदा रेवेन्यू बना के देता है, ऑपरेशन वाला बंदा स्टार्टअप चला के देता है, और टेक्नोलॉजी वाला बंदा स्टार्टअप के पीछे बैकएंड देता है कि इसके ऊपर स्टार्टअप खड़ा हो सके, सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट। तो अब जब ये चीज़ चलने लगती है तो आपको पता चलता है कि ठीक है, मेरे पास में रेवेन्यू तो आ रहा है, आप एक वैल्यूएशन बनाते हो। इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फिर आप अपने ग्रांट्स ले सकते हो, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बूम पर है। तो क्रंच बेस हो गया, आप फंडेबल ले लो, startups.com ले लो, livinnovate.com ले लो। ठीक है, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर मतलब कंपिटिटर्स है, जो मैंने अभी नाम लिए ये सब बाहर गाँव की है, ठीक है, बाहर से चलती है। इंडिया के लोग उस पर चलता नहीं, क्राउड फंडिंग सोर्सेस है उसमें। क्राउड फंडिंग इंडिया में अभी तक ऐसा अलाउड नहीं, प्रॉपर लीगल नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चल रही है। तो आप गवर्नमेंट में देखोगे तो स्टार्टअप इंडिया का फंड हो गया, SSFS हो गया, स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है, तो वहाँ से आप फंड रेज कर सकते हो, ग्रांट्स ले सकते हो, 10 लाख का ग्रांट, 20 लाख का ग्रांट, 50 लाख का कोलेटरल फी लोन्स हो सकता है। फंड रेज करोगे तो उसमें भी काफ़ी टाइप के फंड रेजिंग होती है, इक्विटी बेस्ड होती है। आप या तो इक्विटी शेयर के हिसाब से आप पैसा ले सकते हो, या फिर आप डेप्ट ले सकते हो। डेप्ट में भी दो तरीके की डेप्ट होती है, कोलेटरल लोन होता है, एक होता है पे आफ्टर 5 ईयर्स या पे आफ्टर 6 ईयर्स। 5 साल तक इन्वेस्टर आपको परेशान नहीं करेगा, 5 साल के बाद में आपको इन पैसा और उसके ऊपर का डेप्ट पूरा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल का मतलब 5 करोड़ के हिसाब से 60% तो आपका वो डेप्ट बन जाएगा, डेप्ट बन जाएगा। तो वो आपको बड़ा 12% के हिसाब से ईयरली का बता रहा था मैं, तो वो आपको उसको वापस रीपे करना पड़ेगा 5 ईयर्स तक, वो कुछ नहीं कहेगा। तो ये लोन हो गया, डेप्ट हो गया। फिर आप उसको हाइब्रिड मोड पे लेके जा सकते हो कि अगर आपने इक्विटी, आपने पैसा ले लिया डेप्ट में, अगर आपके डेप्ट पूरे नहीं हो पाई तो आप यू आर गोइंग टू डाइल्यूट योर स्टेक्स और कंपनी टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये चीज़ ये थोड़ा सा एक नया क्राइटेरिया है, नया इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। चीज़ें ये है, मैं किसी से डेप्ट ले रहा हूँ, डेप्ट लेने के बदले मैंने कहा कि अगर मैं आपका डेप्ट नहीं चुका पाया तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट सम ऑफ द स्टेक्स फ्रॉम आवर कंपनी, ठीक है। उस स्टेक्स के अकॉर्डिंग वो उस कंपनी में हिस्सा ले लेता है, या फिर कंपनी के जो एसेट्स है वो उसको बेच के उसमें से पैसा निकाल लेगा। तो ये कुछ तरीके से आप फंड रेज कर सकते हो। इन्वेस्टर्स कनेक्ट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ VCs, वेंचर कैपिटल्स, VCs को कनेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली VCs इनिशियल स्टेज स्टार्टअप्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको एक रेवेन्यू मॉडल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अर्ली स्टेज एंजल इन्वेस्टर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो इनिशियल स्टेज स्टार्टअप पे पैसा डालते हैं। कॉलेजेस में विजिट करते हैं वो स्टार्टअप्स आइडियाज़ के लिए एंजल इन्वेस्टर्स? हाँ, एंजल इन्वेस्टर्स उनका काम ही यही होता है, वो ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें पैसा लगा सके,
ठीक है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाओगे, चलो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओगे तो 8-12% बनेगा, डायरेक्टली स्टॉक्स पे लगाओगे तो 16% बनेगा। एकमात्र ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आप पैसा लगाओ तो 22% बनता है, 22% का रिटर्न है। तो आप यार लाख रुपए डाल रहे हो, आपके साल भर के बाद में यू आर गेटिंग 1,22,000, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ओवर दैट, राइट। सो वो चीज़ कर सकते हो, इसीलिए उनका काम ही यही होता है। अब उनका लाख या 2 लाख पे गेम नहीं चलता, वो करोड़ रुपए डालेगा, 22 लाख रुपये उसमें से उठाएगा, तो वो चीज़ तो बेटर है ना। तो सर जैसे आपने बताया कि हाँ कंपनी अगर उसका रेवेन्यू कितना होता है उसका इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, तो इवैल्यूएशन क्या होता है सर ये? वैल्यूएशन एक ऐसा टर्म होता है जिससे ये पता चलता है कि इस कंपनी की वर्थ कितनी है, ठीक है। वैल्यूएशन इन द सेंस ये कंपनी आज के टाइम पे कितनी वर्थ रखती है। अब वर्थ काफ़ी चीज़ों से समझा जाता है। किसी पर्सन का वर्थ आप इस चीज़ से नहीं निकाल सकते हो कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, उसकी स्किल्स पे मैटर करता है, उसके कोलैबोरेशन कितना, उसका कनेक्शन कितना है, उसकी नॉलेज कितना है, हर चीज़ उसमें मैटर करती है। तो अच्छा एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कंपनी है जो 1 करोड़ का सेल कर रही है और एक कंपनी है जिसके पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मतलब आप समझो कि नैनो टेक्नोलॉजी है, आयरन मैन का सूट बना देगा। एग्जांपल ले रहे हैं हमें ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रहे हैं, आयरन मैन का सूट बनाने के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी उनके पास में है। तो ये 1 करोड़ की कंपनी वाला ज़्यादा मैच्योर है या जिसके पास में नैनो टेक्नोलॉजी है? नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादा ग्रो करेगा ये सर। तो वो वर्थ वहाँ से निकलती है। तो वैल्यूएशन आपके कोलैबोरेशंस, आपकी सेल्स, आपका रेवेन्यू, आपके कोलैबोरेशन, आपके एफिलिएशंस, पार्टनर्स, आपके कनेक्शंस, कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कितना आपने पहले फंड रेज कर रखा है, कैपिटल कितना बर्न कर लिया, ईच एंड एवरी टर्म को कैलकुलेट जब करोगे तो आपके पास में एक अमाउंट बनता है, वो होता है वैल्यूएशन, जो आपकी वर्थ है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ओवर दैट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गया, सेल्स हो गया, मैंने बताया ना, कोलैबोरेशंस हो गए, बड़े आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन, आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। ये प्रफुल MBA चाय वाले ने मेरे को बताया था, प्रफुल सर ने, उनके एक वीडियो देखते उन्होंने कहा था कि दे डोंट बिलीव इन कंपटीशन, दे बिलीव इन कोलैबोरेशन, एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दैट। कंपटीशन में तो हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट देयर शुड बी कोलैबोरेशन ओवर दैट। कोलैबोरेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कंपटीशन, राइट। सर ये सब तो रहा स्टार्टअप्स के बारे में, उसके अंदर की प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब के बारे में तो हमने बात की अभी। सर अभी सर जैसे कुछ सोर्सेज से पता भी चला है जैसे कि आपकी एक बुक लॉन्च होने वाली है, तो सर उस बुक के बारे में कुछ बताइए सर। देखो बुक आई थिंक, देखो मैं थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। देयर इज़ अ टर्बुलेंस ऑफ माइंड। आप सबके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो आप लिख नहीं सकते, आपको पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप किसी को समझा नहीं सकते, या आप उसको चीज़ को लिख नहीं सकते, तो वो चीज़ उस किताब में लिखी गई है। किताब का नाम रीट्राई है, काफ़ी जल्द उसको, हाँ रीट्राई। सो द थिंग इज़ दैट अल्टीमेटली वही स्टार्टअप वाली कहानी में अगर मैं वापस आ जाऊँ, आपने लास्ट में आप क्या खो सकते हो, मतलब द लास्ट थिंग विच यू कैन लूज इज़ योर होप, ठीक है। उम्मीद खो दिया तो ख़त्म सारा गेम, ठीक है। तो वहाँ से आपको अगर रीट्राई करना है तो वो रीट्राई के टाइम पे आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो, माइंड में क्या, आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा, स्टेप्स कैसे लेंगे, स्टेप्स कैसे लोगे, तो वो पूरा एक रीट्राई का उसको हमने वहाँ पे सीव कर रखा है। तो उस चीज़ को पूरा सा सेट कर रखा है। हर एक चैप्टर के साथ में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि ये चीज़ करता रहूँगा मैं, अगर ये चीज़ करती रहूँगी देन यू आर गोइंग टू रीट्राई। तो ये सब बुक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू बाउंड इनटू द मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट या स्पेसिफिक मार्केट। ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट्स टू बिल्ड हिज एम्पायर और हर एम्पायर वांट टू रीट्राई, ठीक है, एनी सेक्टर सर, एट एनी सेक्टर, आई रेकमेंड दिस बुक टू देम, राइट। पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करोगे तो आई थिंक 15 to 35 का एज ग्रुप ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखो बुक पढ़ने की, ऐसा मैंने कहा कि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है, तो वो चीज़ कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो सर कोई लास्ट मैसेज यूथ्स के लिए? देखो यूथ का, देखो द थिंग इज़ दैट हर यूथ के लिए पर्टिकुलर मैसेज है। मैं एक सिंपल लाइन में बताता हूँ, फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है। मतलब आप ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, आपके इंटरेस्ट के अंदर ही आपका कोई ड्रीम रखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, ट्राई टू फिगर इट आउट, क्योंकि ऐसा एक लॉ है, आई डोंट रिमेंबर, मर्फीज लॉ या गिलबर्ट्स लॉ है, जिसमें यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अगर लिख दोगे तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। तो बिन रिटन प्रॉब्लम से आती है कि हाँ उसे लिखना पड़ेगा, आप लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ये लिखो कि मुझे ये चीज़ अगर अचीव करना है तो ये अचीव करने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें रोक रही है, लिख लिया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी करो। प्लानिंग इज गेसिंग, ठीक है। ये एक किताब है रीवर्क, उस किताब में ये लिखा है कि प्लानिंग इज गेसिंग, प्लान मत करो, स्ट्रेटेजी बना लो, उस पर डायरेक्टली वर्कआउट करो, ठीक है। मेरा थोड़ा इस तरीके से चलता है कि रीवर्क आप किताब पढ़ो, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जिन चीज़ों को आप देख रहे हो काम के सिलसिले में, उस चीज़ को अलग नज़रिए से कैसे देखोगे। हाउ टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ओवर वर्क इज नोन एज रीवर्क,
ठीक है, वो आप देखो एक बार उस चीज़ के ऊपर, उसमें यही है, प्लानिंग इज गेसिंग, आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग, डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एंड जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट नेवर डू इट, ठीक है, जस्ट आप कर सकते हो वो चीज़ मत करो, जो आप नहीं कर सकते उसे चेज करने की कोशिश करो। करने की कोशिश करो, फेस द फियर अगेन, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ में कहीं ना कहीं आपका ड्रीम थोड़ा सा छुपा हुआ है, थोड़ा सा उस चीज़ को सर्च आउट करो, फिगर आउट करो, अपने जो लिमिटेशन है उसको ब्लॉक करो, गो फॉर दैट। चलिए सर, बहुत बढ़िया रहा हमारे साथ आपका सर कन्वर्सेशंस, और सर यूथ्स के लिए बहुत सारे इसमें मैसेजेस गए कि हाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सर आज के सर शो में आने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके बाय। थैंक यू सर। हमने इस पॉडकास्ट शो में हमने देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि स्टार्टअप्स के बारे में, कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेप्स बैक कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे आगे जाना चाहिए, कैसे फंड राइज करते हैं। इसमें हमने बहुत कुछ स्टार्टअप्स के बारे में सीखा। ऐसे ही हमारे शो में बने रहिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फर्दर एपिसोड्स में आपको मिलेंगे। सो थैंक यू।